हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 3 हिस्ट्री और इसका सेमेस्टर 5, इसमें एक टॉपिक है फ्यूडलिज्म। इसको डिस्कस करेंगे। ये फ्यूडलिज्म जो है ये बेसिकली एक जो हम भारत में भी ये काफ़ी पॉपुलर रहा, इसको हम सामंत कहते हैं। फ्यूडल जो वर्ड है ये फ्यूड से बना है। ये फ्रेंच वर्ड है फ्यूड। फ्यूड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा, और उसका जो मालिक है वो फ्यूडल लॉर्ड। और ये सिस्टम जो चल पड़ा इसको फ्यूडलिज्म कहा जाता है। और हिंदी में जो जमीन का टुकड़ा है उसको कहा जाता है साम, और साम का मालिक सामंत, सामंतवाद। ये क्या चीज़ है? फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड, सामंतवाद, सामंत, ये ऐसे समय में शुरू हुआ भारत में भी, यूरोप में भी, जब कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे, कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं था। एक एक राजा के पास में बहुत बड़ा बड़ा इलाका होता था, और उससे क्या होता था, दूसरे देशों के या दूसरे इलाके के राजा आके उस पर हमला करेंगे और उसका बहुत सा इलाका हथिया के ले जाएंगे। क्योंकि राजा जो है वो कैपिटल, कैपिटल क्या है, राजधानी, ज़्यादातर वो सेंटर में होती है। और कहीं बॉर्डर के इलाके में कोई हमला होता है तो राजा अपनी सेना लेके जब तक पहुंचेगा तो बड़ी देर हो जाएगी, तब तक वो इलाका उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा वो दूर दूर के इलाकों में खेती बाड़ी का प्रबंध कराना, या वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें न्याय प्रबंध कराना, उन लोगों को और फैसिलिटीज़ देना, वो सारा काम अगर राजा करेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बैलगाड़ियाँ चलती थी या ऐसे ही साधन थे जिससे आप दूसरी जगह जाते हैं। तो अगर राजा जाएगा, कई महीने उसको एक जगह पहुँचने में लग जाएंगे और वापस आने में कितने महीने और लग जाएंगे। तो ऐसे में एक सिस्टम बनाया गया कई राजाओं के द्वारा। उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बड़े इलाकों में से कुछ इलाके जो हैं अपने कोई भरोसेमंद लोगों को दे दिए। ज़्यादातर इनमें राजा के रिश्तेदार, राजा के अपने बेटे होते थे, या राजा का जैसे कोई जमाई है, या राजा का अपना कोई बहनोई है, या किसी बड़े मंत्री को ऑब्लाइज करना चाहते हैं, कोई अमीर लोग हैं उनको ऑब्लाइज करना है, तो वो क्या करते हैं कि दूर बॉर्डर के इलाके में जितना एरिया है उस व्यक्ति को दे देंगे। उसको क्या बोलेंगे, आप उस इलाके में जितनी ज़मीन है उस पे खेती बाड़ी कराइए, और जितना खेती बाड़ी में खर्चा आता है वो खर्चे का पैसा अपने पास रख के बाकी पैसा आप सरकारी खजाने में जमा करा दीजिए। तो ऐसे में जैसे एक सर्कल फॉर्म में आ गया, एक देश है तो सेंटर में राजा है कैपिटल में, और उसने आसपास के दूर दूर के इलाके जो हैं ऐसे व्यक्तियों को दे दिए, साम, जमीन का टुकड़ा दे दिया, फ्यूड दे दिया। और उस जमीन को जो मैनेज करेगा वो सामंत हो गया या फ्यूडल लॉर्ड हो गया। और आजकल तो क्या है, आजकल हर चीज़ बड़ी मतलब अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट है, सब पता चलता है। कैसे? आप टीवी देखते हैं, सोशल जो साइट्स हैं उससे आपको मिनट मिनट का स्केड्यूल पता चलता है कि प्रधानमंत्री अभी कहाँ हैं और दूसरे ही घंटे में वो कहाँ पहुँच गए हैं, राष्ट्रपति कहाँ पे हैं। क्योंकि नेटवर्किंग बहुत फास्ट है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट है। अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में हैं, 2 घंटे में आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री चेन्नई में हैं। तो कैसे? प्रधानमंत्री के पास अपना हेलीकॉप्टर है, उससे वो चले जाएंगे, और एक ही दिन बाद आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में गए हुए हैं। और न जाने कितनी बार दिन में प्रधानमंत्री की तस्वीर टीवी पे या ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में कोई गलती नहीं लग सकती। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया है पंजाब में या हरियाणा में, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए इस काम के लिए लगाया गया। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, 1500 से लेके 1800 ईस्वी तक की हम बात करते हैं, उस समय पे ये सारे सिस्टम इतने डेवलप नहीं थे। तो जो इलाका राजा ने अपने किसी मंत्री को या अपने किसी रिलेटिव को जमीन दे दी, उसको मैनेज करने के लिए सामंत बना दिया, उसको फ्यूडल लॉर्ड बना दिया, तो आम जो वहाँ की जनता होती थी उनको लगता था कि यही हमारा राजा है।
क्योंकि लोगों ने अपना राजा कभी देखा ही नहीं होता था, सिर्फ राजा का नाम पता होता था या कईयों को नाम भी नहीं पता होता था। उनको यही होता था कि यही व्यक्ति हमारा राजा है, ये हमारा जो है राज्य प्रबंध करेगा, ये हमारे इलाके में सारे के सारे प्रबंध कराएगा और हमारे न्याय प्रबंध करेगा। तो लगान भी लोग उस राजा के नाम पे दे देते थे। तो ऐसे में ये सिस्टम जो है वो चल पड़ा। फ्यूडलिज्म जो है, इसके फीचर्स में सबसे बड़ी बात क्या आ गई कि मैनेजिंग ऑफ द लार्ज एरिया, जो राजा के पास बड़ा एरिया होता था उसको मैनेज करना आसान हो गया। इसके बाद में राजा ने देखा कि ये अच्छा सिस्टम चल रहा है, तो उसने क्या बोला, सामंतों को क्या बोल दिया कि ये जो बॉर्डर एरियाज आपके पास में हैं, इसमें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप अपनी एक सेना बना लो। सेना का खर्चा कहाँ से लेंगे? वो जमीन के ऊपर जो खेती बाड़ी होती है उसमें से खर्चा आप सेना बनाने का ले लो। जैसे कि 100 सैनिक आपने रखने हैं, 50 घोड़े रखने हैं और कुछ हथियार, और उनका जो खर्चा पड़ता है वो खर्चा रख के बाकी पैसा सरकारी खजाने में जमा करा दो। तो ऐसे में क्या होगा, अगर बॉर्डर एरिया से कोई दूसरा राजा हमला करता है तो मुकाबला कर लिया जाएगा और अपना राज्य जो है वो सिक्योर कर लिया जाएगा। तो ऐसे में राजा की वो टेंशन भी खत्म हो गई कि बॉर्डर एरिया से अगर कोई हमला करता है तो राजा अपनी सेना लेके जाएगा, उससे अच्छा सामंत अपनी सेना लेके उसका मुकाबला करेंगे। इसके अलावा अगर राजा ने किसी दूसरे इलाके में हमला करने जाना है तो वो अपने सारे सामंतों को संदेश भेजता था कि आप अपनी अपनी सेना भेजो, हमें ज़्यादा सेना चाहिए। तो ज़्यादा सेना बन जाती थी, नहीं तो सेंटर में राजा को इतनी सेना मेंटेन करनी मुश्किल थी। अब उसको जिस समय भी सेना चाहिए तो ये सामंत अपनी अपनी सेना भेज देंगे और राजा को जहाँ कहीं भी हमला करना है तो राजा अपनी बड़ी सेना के साथ वहां पे हमला कर सकता है। राजा के लिए आसान है, सामंतों ने ये काम कर दिया। अब पहले क्या होता था, लोगों के झगड़े होते हैं, लोग दूर दूर से राजा के पास आते थे तो राजा उनके झगड़े निपटाता। तो ऐसे में अब सामंतों को जुडिशियल राइट्स भी दे दिए कि अगर आपके इलाके में लोगों के कोई प्रॉब्लम है, कानूनी कार्रवाई की जरूरत है, तो आप उस पे भी जो है वो काम कीजिए। तो जुडिशियल राइट्स होने की वजह से वहाँ की जनता जो है वो बड़ी खुश रहने लगी, उनके मामले वहीं पे निपटा होने लग गए, वहीं पे सारा काम जो है वो आसान हो गया। और सबसे ये जो फ्यूडलिज्म काफ़ी हद तक काम कैसे आया, क्योंकि उस समय यूरोप में ये जो सारे कंट्रीज़ हैं यूरोप के, इनके आपस में भी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो यहाँ अब राजाओं को बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, तो सामंतों की जो सेना है वो बड़ी काम आ जाती थी। उनको ये लगता था कि ठीक है हमारे पास सेना आ जाएगी। तो सामंत भी खुश थे, सामंतों को ये था, उनका प्रेस्टीज बढ़ने लग गया। सामंत पहले एक आम मिनिस्टर होता था या एक आम राजघराने का मेंबर होता था, अब उसको एक टाइटल मिल गया, राजा तक का टाइटल मिल गया। जैसे यूरोप में ज़्यादा नाइट्स के टाइटल, आर्क के टाइटल या जो डच का टाइटल, ऐसे करके कई तरह के टाइटल जो है वो दिए जाने लग गए थे इन लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ थी, बड़े टाइटल्स थे, जिससे इनका नाम बहुत रोशन होने लगा। और इलाके में, जिस इलाके की ज़मीन इनके पास होती थी, वहाँ बड़ी शान शौकत शोहरत होने लगी। तो सामंत जो है वो बड़े पॉपुलर हो गए। तो ये सामंत प्रथा के जितने फायदे थे, पर फिर भी धीरे धीरे ये सामंत प्रथा जो है वो खत्म होने लग गई, वैनिश हो गई बिल्कुल। उसके कारण क्या? क्योंकि इसके कई नुकसान भी थे। क्या नुकसान थे इसके? जैसे कि सामंत जो है उन्होंने देखा कि हम राजा हैं, तो इलाके के लोगों को तो पता नहीं था हमारा असली राजा कौन है, उनको ये लगता था कि यही हमारा राजा है। तो इस चीज़ का फायदा किसने उठाया? सामंतों ने। सामंतों ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया कई जगह, और जो मेन राजा होता था, राजधानी में होता था, अगर उसके बाद में कोई दूसरा राजा कमजोर आया तो कई सामंत अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते थे, अपना अलग छोटा राज्य बना लेते थे। तो ऐसे में राजा के हाथों से वो इलाका निकल जाता था। तो ऐसे भारत में भी जैसे गुप्त राज्य की हम बात करते हैं, तो ये भी पहले क्या है, एक सामंत थे, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट घोषित किया और अपना गुप्त राज्य जो है
वो इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश कर लिया था। ऐसे ही यूरोप में भी कई छोटे छोटे राजाओं ने, जो सामंत थे, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो ये राजाओं के लिए बड़े नुकसान की बात थी। इसके अलावा जितनी ज़मीन पे आमदन होती तो सामंत जो है वो बोल देते राजा को कि हमारे इलाके में बाढ़ आ गई थी, सूखा पड़ गया था, हमारी आमदन कम हो गई और इतना खर्चा करके जो थोड़ा पैसा बचा है वो हमने खजाने में डाल दिया। तो राजा को पहले नहीं पता चलता था, पर जैसे जैसे राजाओं को लगा कि इनकम कम आने लगी है, फिर उनको लगा कि ये सामंत सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, इसको ख़त्म करना चाहिए हमें। इसके अलावा जो सामंत है उनको ये होता था कि हम मैक्सिमम जो है पैसा कमाएं, ज़मीन के ऊपर से जितना हो सके हमें आमदन आए। तो वो आम जनता से बहुत काम कराते थे ज़मीनों के ऊपर, कोई पैसा नहीं देते थे, फोर्स्ड लेबर बहुत होती थी। और इसके अलावा जो लेबर बन के लोग आते थे उनकी मार पिटाई बहुत होती थी, स्लेवरी सिस्टम बहुत चल पड़ा था। तो जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता था कि सामंत हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। कई बार आम जो लोग हैं उनको जब पता चला कि हमारा राजा कोई और है तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारा राजा भी हमारा ध्यान नहीं करता और ये सामंत जो है हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कई लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई कि सामंत प्रथा बंद कर दी जाए, राजा जो है वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। इसके अलावा कई बारी क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एक सामंत को बोला है कि तुमने 100 सैनिक रखने हैं और 50 घोड़े, तो वो उतना खर्चा ले रहा है हर महीने, 100 सैनिकों का और 50 घोड़ों का खर्चा ले रहा है। पर उसने घोड़े कितने रखे हैं? सिर्फ 20। और सैनिक कितने रखे हैं? सिर्फ 50। तो कितना पैसा उसको फालतू में मिल रहा है। मान लीजिए अगर राजा इंस्पेक्शन पे आ गया तो इतनी दूर से राजा ने आना है, पहले ही उसको पता चल जाएगा या उसको चिट्ठी भी डाल दी जाएगी कि राजा आ रहा है, क्योंकि नहीं तो राजा सीधा आ जाएगा, सामंत नहीं है या उसके आने के इंतज़ाम नहीं किए जाएंगे तो बुरी बात है। तो राजा पहले इन्फॉर्म करते थे चिट्ठी डाल के, तो सामंतों को पहले ही खबर मिल जाती थी कि राजा आने वाला है। तो वो क्या करते थे, आसपास के सामंतों को क्या बोलते थे, अपने 50 सैनिक मुझे दे दो, अपने 30 घोड़े मेरे पास भेज दो। तो वो आपस में ऐसे एडजस्टमेंट करके राजा के सामने 50 घोड़े दिखाते हैं और 100 सैनिक दिखाएंगे, राजा चला जाएगा, पर सैनिक फिर वापस भेज दिए जाएंगे, घोड़े भी भेज दिए जाएंगे दूसरे सामंत को। तो ऐसे में राजाओं को जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। कई बारी राजा को जब मिलिट्री की ज़रूरत होती थी, फौज की, तो वो सामंतों को बोलते कि हमें सैनिक चाहिए, तो सामंत इतने सैनिक भेजते नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल आने लगी राजाओं को, फिर समझ आने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा एक और मेजर जो प्रॉब्लम आई, सामंत जो हैं वो अपनी सेना जब भेजते थे सेंटर में, जब राजा के पास में, तो वो सेना जो है वो किसके द्वारा तैयार की गई है? वो सामंतों के द्वारा, फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा तैयार की गई है। तो वो किसका कहना मानेंगे? वो अपने सामंत का कहना मानेंगे, अपने राजा का कहना मानेंगे। तो कई बारी सामंत जो है अपने सैनिकों को मना कर देते थे लड़ाई करने से। ऐसे में कई राजाओं की बुरी तरह से हार हुई कि सामंतों ने ठगी की और राजाओं की हार हो गई। तो ऐसे में सामंतों के खिलाफ एक्शन लेना चाहा कई राजाओं ने कि ये हमारे साथ गलत करते हैं, हमें सामंत प्रथा खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, ये तो सारे कारण हैं जिसमें राजा परेशान हो रहा है, आम जनता परेशान है, पर सामंत भी परेशान होने लगे। सामंतों को आए दिन राजा सेना भेजने के लिए कह देते थे, क्योंकि यूरोप में बहुत से लड़ाई झगड़े चलते थे, एक दूसरे देशों के साथ में आए दिन इनके झगड़े चलते थे। तो सामंतों से आए दिन सेना मंगाना, सामंतों के इतने सैनिक मर रहे थे दिन ब दिन, उनको अब गुस्सा आने लग गया कि ये हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, हमारे सैनिक मर रहे हैं, ना उनका कोई कंपनसेशन मिल रहा है, आए दिन हम इतनी सेना कहाँ से भेजेंगे। इसके अलावा सामंत जो है जितनी आमदन उनको होती थी उससे ज़्यादा उनका पैसा कई बारी ये फौज बनाने पे लग जाता था, या कई बार बाढ़ आती, सूखा पड़ जाता, तो सामंतों को बिल्कुल भी आमदन नहीं होती थी, जबकि सरकारी खजाने में उनको टैक्स के रूप में बहुत कुछ जमा कराना पड़ता था। और जो सामंत जो है उनको इतने फंक्शंस जो है निभाने पड़ते थे, बॉर्डर से कई बारी हमले हो जाते तो उनको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता था कि फटाफट से उस हमले का मुकाबला करना है। तो सामंतों के कितने सैनिक मर जाते थे, इवन बहुत से सैनिकों के साथ साथ में सामंत भी मारे गए।
कई सामंतों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी बॉर्डर एरियाज़ की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। तो सामंत भी अब इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम इस सिस्टम को चलाएं। तो इसलिए ये फ्यूडल सिस्टम जो है, सामंत प्रथा, ये जितना आगे बढ़ी धीरे धीरे करके ऐसे ही ये ख़त्म हो गई। और अब यूरोप में धीरे धीरे ये सारी सामंत प्रथा फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ, भारत में भी ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।